मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। कंफर्टेबल है आप? जी सर। आप अपने बारे में कुछ बताइए। सर मेरा नाम अनुभव राज है और मैं गोपालगंज ज़िले का रहने वाला हूँ और मैंने बीटेक आईटी खड़गपुर से कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 2019 में कंप्लीट किया है और वर्तमान में मैं अभी एयर ट्रैफिक कंट्रोल के पोस्ट पे कार्यरत हूँ और मेरी हॉबी है रूबिक क्यूब सॉल्व करना और शतरंज खेलना। अच्छा, ठीक है। अब अपने जॉब के बारे में कुछ बताइए। सर मैंने ये जॉब 4 सितंबर को ज्वाइन की और मुझे अभी 4 महीने होने वाले हैं और इस जॉब में बेसिकली जो भी एयरक्राफ्ट होते हैं उनको सेफ्टी प्रोवाइड करना ग्राउंड पर और हवा में और ताकि 2 एयरक्राफ्ट कोलाइड ना हो। आप ये देखते हैं आप? जी। कैसे आप देखते हैं? क्या आपका प्रोसेस होता है? सर बेसिकली इसमें 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो टावर होते हैं, फिर एक अप्रोच और एक एरिया। तो कोई अगर एयरक्राफ्ट ग्राउंड से टेक ऑफ करती है तो वो टावर से रिलीज होकर अप्रोच में जाती है, फिर वहाँ से कंट्रोलर्स उनको गाइड करते हैं ताकि कोई एयरक्राफ्ट कोलाइड ना हो। फिर वो जाते हैं अपर एयर स्पेस में जहाँ पे जो अदर एयरक्राफ्ट्स है जो ऊंचे उड़ते हैं उनसे कोलाइड ना हो, फिर उनको गाइड करते हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, कई बार जैसे हम लोग सुनते हैं कि कंट्रोल रूम के साथ वो कनेक्शन टूट गया। जी सर। वो क्या होता है? सर एक्चुअली जो ट्रांसमिट होते हैं, ट्रांसमिट किए जाते हैं, सो वहाँ पे VHF होते हैं, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी पे। तो कभी कभी क्या होता है सर, नॉइज़ के कारण वो ट्रांसमिट कैप्चर नहीं हो पाता है। तो उस केस में लैंडिंग में दिक्कत होती है और कभी कभी होता है कि एक्सीडेंट भी हो जाते हैं उसके कारण से। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये ज़रूरी होता है कि कनेक्शन हमेशा बना रहे? हाँ सर, वो लैंडिंग के वक्त बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि लैंडिंग पे क्लियर नहीं मिला है तो वो गो डाउन हो जाती है। अच्छा, और कौन कौन से इश्यूज़ हैं आज के डेट में एयर ट्रैफिक में, अपार्ट फ्रॉम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी? सर एयरक्राफ्ट पे सर एक तो मैन फोर्स की दिक्कत है जो कंट्रोलर्स में, क्योंकि अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की नीति के अनुसार उड़ान स्कीम के तहत बहुत सारे एयरपोर्ट खोले जा रहे हैं और उसके एक प्रोपोर्शन में कंट्रोलर्स उतने हैं नहीं, जिसके कारण से किसी एक स्पेसिफिक एयरपोर्ट स्किल वर्क फोर्स की ज़रूरत है। हाँ, और क्या है? और सभी तो मुझे नहीं पता है सर। अच्छा, एयरक्राफ्ट एंड उसका जो रूट, इसमें क्या बैलेंस है या रूट की कमी है, क्या कंजेशन है? हाँ सर, अभी नॉर्मल वर्किंग आवर्स में तो वो मैनेज हो जाता है, पर पीक आवर्स में जैसे इंटरनेशनल ट्रैफिक रूट्स होते हैं तो उसमें कभी कभी स्पेसिफिक रूट पे बहुत सारे फ्लाइट आते हैं तो जिनको बहुत अच्छे तरीके से लेवल प्रोवाइड करना होता है ताकि उनका एक सीक्वेंस में वो फ्लो करे और कोलाइड ना हो। अभी कितना रूट को अगर आप वो करेंगे, मतलब किलोमीटर में अगर बताएंगे तो क्या कितना है रूट टोटल? सर एक्चुअली मुझे सर अभी टेक्निकल जानकारी नहीं है क्योंकि मेरी ट्रेनिंग अभी हुई नहीं है कंप्लीट। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं? साइकोलॉजी में आपने क्या क्या पढ़ा है? सर साइकोलॉजी में जो भी बेसिक थ्योरीज जो है उनकी जैसे स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म है और फिर बिहेवियरिज्म है, ये सब पढ़ा है और उसके एप्लीकेशन पार्ट, अप्लाइड पार्ट में बहुत सारे जैसे एजुकेशनल साइकोलॉजी है। फिर अच्छा, कैब थियरी क्या होता है साइकोलॉजी में? सॉरी सर? कैब थियरी? सॉरी सर, मुझे पता नहीं सर। नहीं पता? अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी एक चीज़ के बारे में मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, इनपुट नहीं है, मुझे पता नहीं है, बट मेरा इमोशन उस चीज़ के लिए है या जनरेट हुआ है? क्या यह पॉसिबल है? हाँ सर, ये जैसे एक प्रेजुडिस का एग्जांपल ले सकते हैं सर। उसमें नॉलेज पार्ट भी है और इमोशन पार्ट भी है। नहीं, मतलब मैं कह रहा हूँ कि नॉलेज नहीं है बट इमोशन जनरेट हुआ है। नॉलेज नहीं है, इमोशन जनरेट हुआ है सर। एक मिनट सर, मैं 20 सेकंड लेना चाहूँगा। सर मैं 20 सेकंड लेना चाहूँगा सर। जैसे फियर होते हैं तो उसमें कभी कभी इंस्टिंक्ट के जैसे सामने अगर शेर आया
तो वो इंस्टिंक्टिवली मतलब वो डर पैदा होता है और नॉलेज नहीं होता कि डर कहाँ से आया। नहीं, नॉलेज तो है पहले से ही। ठीक है, मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, ठीक है ना। आप मुझे बताना ये बिहेवियरल पार्ट है या कॉग्निटिव पार्ट है या अफेक्टिव पार्ट है साइकोलॉजी का, ठीक है ना। मैंने ये बोला कि माई बॉस इज़ वेरी रूड टू मी एंड आई डू नॉट लाइक हिम। इसमें साइकोलॉजी के कौन कौन से कंपोनेंट्स, एटीट्यूड के कौन कौन से कंपोनेंट्स इसमें जुड़े हुए हैं इस स्टेटमेंट्स के साथ? ये सर इफेक्टिव पार्ट है सर, और इसमें एक्शन टेंडेंसी नहीं है बस, और नॉलेज पार्ट है सर। नॉलेज पार्ट है एंड इफेक्टिव पार्ट है। बिहेवियरल पार्ट क्यों नहीं है? क्योंकि सर बॉस क्योंकि हायर अथॉरिटी है, तो उस पर हम लोग डायरेक्ट एक्शन नहीं ले सकते हैं, और इसलिए नहीं, वो नहीं, ठीक है, नॉलेज है एंड इमोशंस हैं, बट बिहेवियरल नहीं है। उसके पीछे कारण कुछ और है। अच्छा, ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि ऐसा क्यों होता है कि जब हम लोग ट्रेनिंग पे जाते हैं, जैसे सिविल सर्विसेज के बाद जब आप ट्रेनिंग पे जाएंगे या यूपीएससी के थ्रू जो लोग जाते हैं, वो लवासना में सेम रूम में दोनों को एक साथ रहने के लिए बोला जाता है। एक साउथ इंडिया के होंगे, एक नॉर्थ इंडिया के होंगे। ये साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से आप मुझे बताइए कि ऐसा क्यों किया जाता है? सर बेसिकली ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि ये अगर हम साथ रहेंगे तो हमारी आसपास में आपस में जानकारियाँ बढ़ेंगी। नहीं, वो तो जनरल नॉलेज है, मैं साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पूछ रहा हूँ। सर इससे सर प्रेजुडिस कम होगा सर, जो एक स्टीरियोटाइप साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बताइए, जो आपने पढ़ा है इसके पीछे कौन सा थियरी काम कर रहा है? सॉरी सर। अच्छा, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। ओपिनियन एंड बिलीफ में क्या अंतर है? सर बिलीफ किसी मतलब किसी फैक्ट से गाइड नहीं होता है सर, और ओपिनियन सॉरी सर, बिलीफ किसी फैक्ट से गाइड नहीं होता है। जैसे सर बिलीफ में जैसे हम तो फेथ क्या है फिर? सर तो फेथ क्या है? फेथ या बिलीफ एंड फेथ दोनों एक ही है या अलग है? सर कुछ पार्ट सेम है, कुछ पार्ट अलग हो सकते हैं। क्या है? अगर सर जैसा फेथ बोला होता है बिलीफ, सर थोड़ा स्ट्रॉन्ग, थोड़ा उसमें डायमेंशन स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। अगर उसमें कोई अगर फैक्ट प्रोड्यूस किया भी जाए तो इंडिविजुअल बहुत रिजिड हो जाता है कि मुझे मतलब ये मैं अपना व्यू पॉइंट चेंज नहीं करूँगा। और बिलीफ में अगर मैं कुछ काउंटर व्यू देता हूँ तो वो चांस है कि वो चेंज हो जाए, बिलीफ चेंज हो जाएगा। और फेथ में चेंज नहीं फेथ होगा? थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है सर। फेथ स्ट्रांग होता है। अच्छा, ठीक है। आपका बिलीफ साइंस में है या गॉड में है? सर बिलीफ सर अभी प्रेजेंट में जो नहीं, साइंस में बिलीफ है या गॉड में बिलीफ है? सर ये दोनों काउंटर नहीं है सर। फेथ जो है वो गॉड में है या साइंस में है? सर फेथ तो गॉड में सर। तो बिलीफ किस में है? सर एक्चुअली सर दोनों काउंटर नहीं है सर, वो चलिए, आप कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, जी तो मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, जो साइंस और साइकोलॉजी दोनों को मिला करके है, एक कार है और एआई से लैस, उसमें ड्राइवर नहीं है, ठीक है, और वो जा रही है रोड पे। अचानक रोड पर 3 आदमी दिखाई देते हैं। एक छोटी बच्ची है, एक प्रेग्नेंट लेडी है और एक ओल्ड एज पर्सन है, नियर अबाउट 80 ईयर्स के। तीनों रोड पर हैं। कार बहुत स्पीड में है और तीनों में से एक को मार के ही कार आगे जा सकती है, रुक नहीं सकती है, इतनी स्पीड है। क्या होगा? एआई से लैस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सर अगर टेक्निकल में बात किया जाए तो सर एआई में ऐसा डालना पड़ेगा कुछ ऐसा, ताकि वो तो बाद में डालेंगे आप, अभी क्या होगा? सर अभी
प्रेजेंट सिचुएशन में सर वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगी कि नहीं, वो तो भाई एआई से लैस है तो देखेगा ना कि आगे कौन जा रहा है, हमारे सामने कार के आगे कौन आ रहा है। तो 3 लोग आ रहे हैं, छोटा बच्चा, प्रेग्नेंट लेडी और एक ओल्ड एज पर्सन है, और उसकी स्पीड इतनी तेज है उस समय कि वो रुक नहीं सकती अपने आप को कार, उसको एक न एक को मारना ही पड़ेगा। तो सर तो किसको वो डैमेज करके या मार करके निकल सकती है, या कुछ और तरीका निकल सकता है, आप बताइए। सर इस केस में नॉर्मली वो पर्सन को आइडेंटिफाई करेगी, यानी हाइट के अनुसार। और हाइट के अनुसार क्या हो, तो बेबी है रोड के सामने, रोड पर दिखाई दे रही, छोटी बच्ची है, प्रेग्नेंट लेडी है, एक ओल्ड एज पर्सन है, वो हमने आपको बता दिया है। तो सर इस केस में एआई चांस है कि वो बच्ची को आइडेंटिफाई ना कर पाए। और क्यों वो नहीं आइडेंटिफाई कर पाएगी? अगर एआई का मतलब है फिर क्या कि वो चीज़ों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। सर प्रेजेंट में सर एआई अभी उतनी एफिशिएंट नहीं हुई। नहीं, मैं मान लिया कि एआई ऐसी एफिशिएंट, भाई एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड कार आ रही है कि नहीं आ रही है? ये सर आ रही है सर। तो आ रही है तो आइडेंटिफाई करेगी। सर इस केस में सर अगर तीनों अगर रोड ब्लॉक, चलिए एआई को हटा दिया, आपको बैठा दिया, आप क्या करेंगे? सर मैं साइड में अगर पॉसिबल कोई जगह नहीं, पॉसिबल नहीं, 3 में से आपको कोई जगह नहीं है, अगर किधर भी घुमाएंगे, ठीक है ना, तो एक आदमी की जान जानी तय है। मैं तो पहले ब्रेक लगाने की कोशिश करूंगा सर। नहीं लगाएंगे तब भी जाकर के ठुक जाएगा। रोड स्पीड, कार स्पीड से जा रही थी, सडनली कुछ लोग रोड से क्रॉस करके आते आ गए, उसमें एक बच्ची थी, एक प्रेग्नेंट लेडी थी, एक बुजुर्ग व्यक्ति था। अब क्या कर लेंगे? ब्रेक तो आप लगा सकते हैं, लेकिन भाई उस कार की स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो ब्रेक लगाने के बावजूद जाकर के वो कहीं न कहीं टकराएगा। सर इस केस में सर मैं रिस्क अपने पे लूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि गाड़ी को किसी साइड में ही कर दूँ ताकि वो तीनों लोग नहीं बच हो जाएं। सकता है ना, अगर किसी साइड लेंगे, मान लीजिए ये रोड है, इस साइड लेंगे बच्ची है, बीच में प्रेग्नेंट लेडी है, इस साइड बुजुर्ग व्यक्ति है, किसी भी साइड रोड पे लेंगे तो एक आदमी टकराएगा। इस केस में सर कोई एक तो सर डैमेज होगा ही सर। तो किसको क्या प्रायोरिटी हुई, किसको डैमेज किया प्रायोरिटी जाए या अगर नहीं देखा किया जाए जाए, तो अगर जो भी है अब आपके सामने है। अब आपका उस समय जो ट्रैफिक कंट्रोल में भी आपने काम किया है, तो यहाँ पर भी कुछ अपना IQ लगाइए और बताइए कि क्या इस समस्या का समाधान हो सकता है। सर इस अगर कोई और ऑप्शन ना मिले तो वो मजबूर आपके अगर ऊपर करना है, पड़े। आपके ऊपर है, आप बताइए क्या करेंगे। मुझसे नहीं मतलब है, मेरा जो प्रश्न था मैंने आपके सामने रख दिया। सर मैं जो महिला है उस साइड जाऊंगा ताकि वो मतलब थोड़ा सा भागने में थोड़ा सा सक्षम रहेंगी और मैं हॉर्न मारूंगा महिला ताकि वो प्रेग्नेंट लेडी है वो। सर अगर बच्ची अगर भाग सकती है तो मैं उस साइड जाके आपको उनको कैसे हॉर्न पता बच्ची दूंगा। भाग सकती है? छोटी बच्ची है, कितना भागेगी वो? बुजुर्ग व्यक्ति है, वो भी नहीं चल पाएगा उतना, 80 साल की उम्र है। सर ज़्यादा मैं हॉर्न मार सकता हूँ और मतलब नहीं, हाथ तो मार सकते हैं, वो लोग रुकेंगे, वो लोग ऐसी कंडीशन में, इतना गैप नहीं है कि आप चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे, ठीक है ना। अगर इतना हो तो सवाल ही नहीं बनता। सर अगर मुझे अगर ठोकर मारना है तो मैं ऐसे तो मैं मारना चाहूँगा नहीं, लेकिन बूढ़े व्यक्ति की तरफ मैं कर सकता हूँ क्योंकि बाकी में 2-3 जान है। एक प्रेग्नेंट लेडी है, एक छोटा बच्चा है और एक ये छोटी बच्ची है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से, ईड, ईगो, सुपर ईगो, जी सर। ठीक है, ये जो परिकल्पना की गई किसके द्वारा की गई है? सर ये सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा। फ्राइड के द्वारा। तो इसमें आज के परिदृश्य में बात करें तो हम किसकी तरफ ज़्यादा झुकाव है हमारा? सर अभी झुकाव प्रेजेंट सिनेरियो में सर। हाँ, प्रेजेंट सिनेरियो में
सर प्रेजेंट स्टाइल में सर ये एक मिक्स बोल सकते हैं सर तीनों का। अच्छा, मिक्स बोल सकते हैं, लेकिन मिक्स में भी किसका ज़्यादा किस तरफ ज़्यादा हम है? सर प्रेजेंट में जैसे ईद की बात करें तो ईद में इंस्टिंक्ट ज़्यादा रहती है। तो जैसे अब हम देखते हैं चारों तरफ जो सोशल मीडिया के कारण जो एक प्रोवोक्शन मिलता है कि दंगों का, तो वो बेसिकली ईद दर्शाता है कि हमारे अंदर ईद ज़्यादा बढ़ जा रहा है। वही चीज़ कह रहा हूँ, तो ईट हो रहा है, रोड रेज की घटनाएं हो रही हैं, छोटी छोटी बातों पर हम लोगों को गोली मार दे रहे हैं, लोगों को चाकू मार दे रहे हैं। तो क्या हम कहीं गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहे हैं? सर ईद एक्चुअली इंस्टिंक्ट होता है, वो मनुष्य नहीं, के अंदर मतलब होता ही है सर। लेकिन होता है, लेकिन उसको बैलेंस करने के लिए कुछ है बैलेंस तो। करने के लिए सर सुपर ईगो है। तो लेकिन सुपर ईगो कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो रहा है। ये सर, तो हमें ये प्रयत्न करना होगा कि सुपर ईगो को भी स्ट्रॉन्ग किया जाए ताकि वो काउंटर कर सके ईद को। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। चेस आपकी हॉबी है। जी सर। हम एक दोहा बताएंगे आपको, चेस में भी बताना है, उसका अर्थ भी बताना है, दोनों बताना है। जो रहीम छोटो बढ़ियो तो अति इतराए, प्यादों से फर्जी भय टेढ़ो टेढ़ो जाए। सॉरी सर, मैं सुना नहीं है सर। नहीं सुना? नहीं सर। अच्छा, जो रहीम, रहीम का ही दोहा है। ठीक है सर। जो रहीम छोटे बढ़ो तो अति इतराए, प्यादों से फर्जी भय टेढ़ो टेढ़ो जाए। सॉरी सर। दोनों में बताना है आपको, चेस में भी बताना है, इसका अर्थ भी बताना है। चेस का आपने कहा ना प्यादा, ये प्यादा सर, हाँ पॉन। फर्जी, प्यादा कब फर्जी बन जाता है? सर वो जब कैप्चर करता है तब। तो क्या उसका बिहेवियर क्या हो जाता है प्यादा का? सर वो चेस बोर्ड से बाहर हो जाता है सर। बाहर हो जाता है? नहीं सर, वो दूसरे को जो करता है उसके पोजीशन में चल जाता है सर। नहीं नहीं, उसका क्या डायरेक्शन क्या हो जाता है? सर तीसरा चलता है। अच्छा, तो उसका पूरा का अर्थ बताइए। बोरिस स्पासकी कौन था? बोरिस, स्पासकी। सॉरी सर, मैं सुना नहीं सर। बोरिस नहीं सुने? नहीं सर। अच्छा, चेस प्लेयर हैं, चेस ही क्वेश्चन कर रहे हैं। ग्रैंड मास्टर कैसे चुना जाता है, कैसे अवार्ड किया जाता है ग्रैंड मास्टर? सर ग्रैंड मास्टर एक रेटिंग सिस्टम होती है जिसे बोला जाता है ईलो रेटिंग सिस्टम। तो उसमें जो बहुत सारे वर्ल्ड में कंपटीशन होते हैं उसके तहत एक स्पेसिफिक रेटिंग से क्रॉस करते हैं, तो उसके बाद उनको कौन कौन करता है? सर ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है फीडे, तो उसके द्वारा होता है सर। वो ऑर्गेनाइजेशन करती है, वर्ल्ड में जितने भी चेस चैंपियनशिप होते हैं उनको ऑर्गेनाइज करती है सर। बोरिस स्पासकी कौन था? सॉरी सर। आपने फायर ऑफिसर का दिया है अपना रेफरेंस। आपको एक थैच रूफ हट बनाना है जो कि फायर रेजिस्टेंट हो। कैसे बनाइएगा उसको? सर फायर रेसिस्टेंट है तो सर फायर रेजिस्टेंट आपको रूफ बनाना है थैच का, थैच ग्रास से। सर उसमें बेसिकली कुछ केमिकल्स ऐड करूँगा जो फायर रेसिस्टेंट। बताना है कुछ तो, केमिकल बहुत है। सर चूना ऐड कर सकते हैं सर। चूना? चूना किस में ऐड कर दीजिएगा? सर वो जो गीली मिट्टी होती है। नहीं, मिट्टी का कहाँ प्रश्न है, ये तो सिर्फ थैच ग्रास है। थैच है, अच्छा ग्रास है। सॉरी सर। एरोप्लेन हवा में अपना बैलेंस कैसे बनाता है? सर एक बर्नौली प्रिंसिपल है, उसके तहत जो लिफ्ट मिलती है तो नीचे हाई प्रेशर होगा, ऊपर लो प्रेशर, तो उसके तहत वो बैलेंस रखती है हवा में। उसका नाम क्या है? वो जो इस तरह का कुछ क्रिएशन होता है उसका नाम क्या है? साइंटिफिक टर्म क्या यूज होता है? पानी में जो आदमी तैरता है किस सिद्धांत पर तैरता है? सर बॉयंसी, बॉयन। वहाँ भी वही है। सुपर कंप्यूटर क्या है? सर सुपर कंप्यूटर अगर उसमें स्पीड की बात कीजिए, एक ही पैरामीटर होता है उसमें। अगर एक जो कंप्यूटिंग होती है
वो फ्लिप फ्लॉप पर सेकंड के तहत काउंट होती है। तो सुपर कंप्यूटर में जो अभी प्रेजेंट कंप्यूटर्स है, जो पर्सनल कंप्यूटर्स, उससे अधिक स्पीड होती है। और क्वांटम कंप्यूटर में? सर क्वांटम कंप्यूटर में भी उससे अधिक होती है, लेकिन अभी तक हमारे पास क्वांटम कंप्यूटर तो दोनों के इंडिया में नहीं है। बिट्स में कुछ अंतर रहता है क्या? सर बिट्स में, क्वांटम में सर क्वांटम प्रिंसिपल यूज होते हैं सर। उसका क्या नाम है? वो बिट्स का नाम कुछ होगा? क्यू बिट्स, अच्छा। क्वांटम बिट्स। साइकोलॉजी आपका ऑप्शनल है। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में सेक्सुअल बिहेवियर कैसे ट्रांसमिट होता है? सेक्सुअल बिहेवियर सर ये सोशल लर्निंग के थ्रू होता है सर। और क्योंकि सेक्सुअल बिहेवियर है तो सर ये कुछ लर्निंग, ये बिहेवियर जो सेक्सुअल है वो लर्न करके, लर्न कहाँ करने जाता है? लर्निंग का मतलब कोई सिखाता होगा इस तरह की बात? कोई सिखाता है क्या? नहीं सर, सिखाने की बात नहीं कर। तो पढ़ के हो जाता है। जो अनपढ़ है उसमें नहीं आएगा, उसमें ट्रांसमिट नहीं होगा। नहीं सर, जैसे कोई आदमी पढ़े ही नहीं तो उसमें सेक्सुअल बिहेवियर नहीं आएगा। सर मैं अपनी बात पूरा करना हाँ चाहता हाँ हूँ। ठीक है, बताइए। सर सेक्सुअल बिहेवियर में सर क्योंकि इंस्टिंक्ट होता है तो कहीं ना कहीं वो सर मनुष्य में और जानवरों में समानता ही होती है। लेकिन अगर मैं सोसाइटी की बात करूँ तो इंस्टिंक्ट बिहेवियर का नाम क्या दिया गया है? इंस्टिंक्ट जो हो जाता है इसको बिहेवियर पैटर्न में क्या नाम दिया गया है? कैसा बिहेवियर है? किस बिहेवियर के अंदर में आएगा? ब्रॉड बिहेवियर बताइए। सॉरी सर। आप शेर की बात कर रहे हैं थोड़ी देर पहले, शेर क्या क्या बता रहे थे? तो एक शेर जंगल में जा रहा है, जी सर। रोड पर चाहे कहीं भी जा रहा है, सडनली एक किंग कोबरा उसके सामने आ जाता है। तो इस शेर कौन सा बिहेवियर अडेप्ट करेगा वहाँ पर? सर शेर तो अपना सर वो भूख मिटाने की कोशिश करेगा। तो जो कि फिजिकल नीड की बात कर सकते हैं, वहाँ पे फिजिकल नीड खाने लगेगा उसको? सर अटैक करेगा पहले सर। सांप को देख के अटैक कर देगा? ओके, थैंक यू। अनुभव कब है आपका? सर मेरा 8 तारीख को है सर। 8 तारीख को है? अच्छा, कोई बात नहीं, फर्स्ट डे है ना? जी सर। ठीक है, एवरीथिंग इज़ गुड, कॉन्फिडेंटली जाना। लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। एक तो जो सीटिंग है ना, वो हाथ थोड़ा सा पीछे जाएगा, हाँ, और थोड़ा सा स्ट्रेट रहेगा बॉडी, है ना? एक तो बहुत ही जनरल सा एक है कि जहाँ पे नॉलेज नहीं है वहाँ पे सॉरी बोल देना है ना? शुरू शुरू में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो आपके पास नॉलेज नहीं था, फिर आप अटेम्प्ट कर रहे थे बार बार, है ना? क्योंकि वो टेक्निकल है, साइकोलॉजी से रिलेटेड है। इफ़ यू नो यू नो, इफ़ यू डोंट नो यू डोंट नो, ठीक है ना? उसमें ओपिनियन नहीं चलेगा, ठीक है? अच्छा, दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि क्वेश्चन को क्वेश्चन में ही, मतलब क्वेश्चन को बदल नहीं देना है जो आप बार बार कोशिश कर रहे थे। जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, उसका आंसर देना है, क्वेश्चन को ट्विस्ट नहीं करना है, सर काउंटर क्वेश्चन बन जाएगा फिर, ठीक है ना? वो नहीं होना चाहिए, बहुत बार ऐसा हुआ है। नेक्स्ट है कि आपका जो डिसीजन मेकिंग जो है, या लॉजिकल डिसीजन मेकिंग या रैशनल डिसीजन मेकिंग जिसको हम बोलते हैं, उस एरिया में ना आपको थोड़ा काम करना। काम क्या करना पड़ेगा? यू नीड टू नो दैट यू हैव टू टेक अ डिसीजन इन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है सर। ये फाइल को लेके बैठ जाना कि आज करेंगे कल करेंगे, नहीं हो पा रहा है, दिस इज़ द मोस्ट सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी में है एडमिनिस्ट्रेशन में। डिसीजन ना लेना इज़ वन थिंग, डिसीजन जैसे आपने एक फ़ाइल आया और फाइल को लेकर आप बैठ गए, और ना फाइल आगे बढ़ा रहे हैं ना डिसीजन ले रहे हैं, दैट इज़ अ प्रॉब्लम इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो आपका परफॉर्मेंस यहाँ पे बहुत पुअर है। जैसे जो सर का क्वेश्चन था कि आपको एक डिसीजन लेना है, आप उसको लिटरली आपने समझ लिया कि मुझे एक को मारना है, मैं मारूंगा नहीं। आप केस पे ध्यान दे रहे थे और मैं आपका डिसीजन मेकिंग पे ध्यान दे रहा था, और उसके बाद सब्सिक्वेंट लॉजिक क्या दे रहे हैं। पहली बात तो डिसीजन आप ले ही नहीं पाए, ए बी सी को मारना है,
है ना। अगर मारना है तो मारना है, डिसीजन मेकिंग में तो कुछ होगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है, एक को तो लेना है, ठीक है ना, एक डिसीजन तो लेना है। मैं डिसीजन नहीं लूँगा तो फिर रिज़ाइन करके आ जाइए, घर बैठिए फिर, ठीक है। एक तो इस जगह पे पुअर है, और जो भी डिसीजन आपने लिया बहुत धक्का मारने के बाद, उसके बाद जो लॉजिक दिया वो भी अजीब सा लॉजिक था कि पहले तो बोला आपने लेडी को मारना है कि वो भाग जाएगी जल्दी, फिर बोला नहीं नहीं बच्चों को मारेंगे वो भाग जाएगा, मतलब लॉजिक कुछ था ही नहीं। फिर बहुत मुश्किल से सर ने आपको थोड़ा बहुत एक जगह पे लाके खड़ा किया, जो लास्ट में जाके आपने जो कुछ बोला है। इशू केस स्टडीज़ में ये नहीं है कि आपने किसको मारा किसको नहीं मारा, इशू ये है कि कितना जल्दी आप डिसीजन ले रहे हैं और उसके बाद क्या लॉजिक आप दे रहे हैं। आप समझ गए, आप ऐसे इसको ट्रिलेमा बोलते हैं। एक को तो एक डिसीजन तो लेना है तो दो आपके अगेंस्ट जाएगा। आप अगर बोलेंगे कि बच्चों को मारना है तो बाकी दोनों आपके अगेंस्ट, किसी एक को पिक कर लो आप। बट आप जो लॉजिक दे रहे हैं, किस लॉजिक पे आप दे रहे हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आप ऐसा बोलते कि देखिए सर इसमें एक बच्चा है जिसका फ्यूचर अभी बाकी है ना, होल फ्यूचर इज़ अहेड, एक लॉजिक ये है उसको सेव करने का। लेडी को सेव करने का लॉजिक है कि उसके साथ एक और अनबॉर्न बेबी है, ये एक लॉजिक है। और जो ओल्ड एज है वो ही और शी हैज स्पेंट हिज और हर एंटायर लाइफ, फ्यूचर इज ऑलमोस्ट नॉट देयर। लॉजिक तो है ना, एंड देन यू टेक ए डिसीजन। इट्स नॉट अबाउट कि विच वन इज द राइट वन। ऐसा कुछ होता नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन में कि यही वाला डिसीजन दी बेस्ट डिसीजन है। सिचुएशन के ऊपर बेस करके कोई डिसीजन सही होता है या गलत होता है। सेम डिसीजन अलग अलग सिचुएशन में एक बार सही होता है एक बार गलत होता है। जब आप एडमिनिस्ट्रेशन में ज्वाइन करेंगे आपको पता लग जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो आपका परफॉर्मेंस पुअर है। आप ये सोच रहे थे कि मैं क्या मतलब आप बोलना नहीं चाह रहे थे, आप कमिट नहीं करना चाह रहे, डिसीजन लेने से घबरा रहे थे आप, तो फिर तो मार्क्स नहीं मिलेगा, फिर तो आपको अनफिट वो मान लेंगे। हमें ये थोड़ी देखना है कि इंडिया का कैपिटल क्या है और पॉपुलेशन कितना है, ये सब जानने के लिए थोड़ी आपको वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में लेना है, डिसीजन लेना पड़ेगा ना आपको। डिसीजन ही नहीं लेते आप, ठीक है। तो प्लीज़ ये ज़रा देख लेना केस स्टडीज़ में ना, इस टाइप के केस स्टडीज़ में आप बच नहीं सकते। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं मतलब तीनों साइड बैलेंस करके चलूँ, बैलेंस का बात नहीं है, बात है डिसीजन कितना जल्दी ले रहे हैं और लॉजिक आप क्या दे रहे हैं, ठीक है। हाँ, आगे ध्यान रखना, यू आर ए गुड कैंडिडेट, कॉन्फिडेंटली जाना और थोड़ा सा एनर्जी लाना आप बोलने के टाइम, है ना। बहुत एकदम आवाज़ एकदम दब गया था एकदम, ठीक है ना। थोड़ा सा एनर्जी ला के कॉन्फिडेंटली जाना। यू आर ए गुड कैंडिडेट, आप तो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं है, आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, थैंक यू सर। ठीक है। और कोई माइंड में क्वेश्चन है? माइंड में कोई क्वेश्चन है आपका? सर माइंड में सर सबसे पहला मौका था इसलिए थोड़ा सा नर्वस। हाँ, कोई बात नहीं, ऐसा होता है, सबके साथ होता है। थोड़ा मुंह और खोल के बोलिए, खुल के बोलिए। आप अपना शब्दों को ना दबा रहे हैं, अपने जीभ से ही दबा रहे हैं, तो आपका जो प्रोनाउंसिएशन है ना वो साफ नहीं आ रहा है। ठीक है सर। थोड़ा सा उस पर काम करिए, ठीक है। ओके, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, बेस्ट।